ट्रंप के धमकी के बाद अब ईरानी सुप्रीम लीडर शेर की तरह दहाड़ पड़े। खामेनी बोले, हम हथियार नहीं डालेंगे, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकता। अमेरिका बीच में आया तो अंजाम बुरा होगा। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी ईरान के सपोर्ट में कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, ईरान को आतंकवादी हमले का जवाब देने का पूरा हक। नेतन्याहू को बताया हिटलर से आगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे गाजा के लिए जो काफिला ट्यूनीशिया से रवाना हुआ था उसका क्या हुआ। इस बीच भारत ने 100 से ज़्यादा छात्रों को ईरान से निकाला। जानेंगे ये कैसे हुआ संभव। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव के बीच अब अमेरिका भी खुलकर कूदने की धमकी दे रहा है। ऐसे में 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को दो टूक चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामेनी ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका कोई भी सैन्य दखल देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मांगे गए बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर लेने पर खामेनी ने सीधा जवाब दिया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामेनी कहां छिपे हैं, लेकिन उन्हें अभी मारने का इरादा नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खामेनी ने कहा, जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो धमकियों की भाषा नहीं बोलते। खामेनी ने अपने पैगाम में ईरानी अवाम की तारीफ करते हुए कहा कि इजरायली हमलों के बाद लोगों ने जिस तरह सब्र और हिम्मत दिखाई वो उनकी कौमी ताकत का असली सबूत है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र किसी थोपे गए युद्ध के सामने झुकेगा नहीं और किसी थोपे गए शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। इजरायल पर तीखा हमला बोलते हुए खामेनी ने कहा कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। खामेनी ने चेताया कि इजरायल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनी ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को बहादुर बताते हुए कहा कि ये ताकत देश को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। वहीं अमेरिकी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार इस समय कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजरायल के साथ मिलकर हमला करना भी शामिल है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर हमले में हिस्सा लिया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने अमेरिका को पहले से ही इजरायली हमलों में साझेदार करार दिया है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को तुर्की की संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ साफ कहा कि ईरान को अपने ऊपर हो रहे इजरायली हमलों के खिलाफ खुद को बचाने का हक है। तुर्की की सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक एर्दोगान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा कि नेतन्याहू अब अपने जुल्म में हिटलर से भी आगे निकल चुका है। एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर इजरायल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो पागलपन भरे और गैर कानूनी है और इसे स्टेट टेररिज्म यानी राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। उन्होंने कहा कि ईरान का इन हमलों के खिलाफ जवाब देना एकदम जायज़, कानूनी और नेचुरल है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल ने अमेरिका ईरान के बीच चल रही परमाणु बातचीत पूरी होने का इंतजार किए बिना ही हमला कर दिया, जबकि तुर्की हमेशा से इस मसले का हल बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि उसकी सरकार इस संकट के हल में मदद के लिए तैयार है। एर्दोगान ने यह भी कहा कि अगर इस ईरान इजरायल टकराव से हालात और बिगड़ते हैं तो तुर्की हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है जो जेनोसाइड कर रहा है। एर्दोगान ने साफ किया कि तुर्की की सभी एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है और वो इजरायल की ओर से ईरान पर किए जा रहे आतंकी हमलों पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज तुर्की के पास अपना घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम है
और अब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। तुर्की का मकसद है कि वो डिफेंस इंडस्ट्री में पूरी तरह आज़ाद और मजबूत बन जाए। एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दुनिया भर की सरकारों की चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि इजरायल के खुलेआम हो रहे हमलों के बावजूद दुनिया खामोश है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा पर लगी घेराबंदी को खत्म करने के लिए निकली काफिला सुमुद नाम की जमीनी काफिला बुधवार को लीबिया से ट्यूनीशिया वापस जा रही है। ये फैसला तब लिया गया जब लीबिया के पूर्वी हिस्से की सरकार ने काफिले के आखिरी पकड़े गए शख्स को रिहा कर दिया। काफिले के प्रवक्ता नबील अल शनूफी ने समाचार एजेंसी अनादोलू को फोन पर बताया कि अब वो लोग लीबिया के जलितन शहर से ट्यूनीशिया लौट रहे हैं क्योंकि जो 3 लीबियाई कार्यकर्ता पकड़े गए थे उन्हें छोड़ दिया गया। मंगलवार को काफिले की तरफ से एक बयान में कहा गया था कि जब तक सभी पकड़े गए साथी रिहा नहीं हो जाते तब तक वो ट्यूनीशिया वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पूर्वी लीबिया की सरकार ने 3 लीबियाई लोगों को हिरासत में लिया हुआ था। शनूफी ने बताया कि इन तीनों को आज सुबह रिहा कर दिया गया। पहले से ही काफिले के लोगों ने यह साफ कर दिया था कि जब तक सभी साथियों को छोड़ा नहीं जाता वो लीबिया नहीं छोड़ेंगे, और यही बात उन्होंने बातचीत करने वालों को भी बता दी थी। काफिले के एक सदस्य मोहम्मद खफशा ने अल जजीरा नेट से बात करते हुए कहा कि वो गाजा नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्हें सही सहयोग नहीं मिला, लेकिन सभी लोगों को भरोसा है कि उन्होंने जो अनुभव और समर्थन पाया वो आगे और बड़ी काफिले बनाने में काम आएगा। दोस्तों, पिछले गुरुवार की रात काफिले के आयोजकों ने बताया था कि लीबिया की सुरक्षा बलों ने उन्हें सिरेत शहर के पास रोक दिया था और बेंगाजी से मंजूरी मिलने का इंतजार करने को कहा था। रविवार सुबह काफिला फिर से मिसरात शहर लौट गया ताकि जो लोग पकड़े गए थे उनकी रिहाई की मांग कर सके। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये काफिला ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था और लीबिया से होते हुए मिस्र के रास्ते गाजा जाने वाला था। इसमें 1500 से ज़्यादा लोग, लगभग 20 बसें और 350 गाड़ियां शामिल थी। ये लोग गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और इजरायल की जुल्म भरी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने निकले थे। शुक्रवार की शाम लीबिया की पूर्वी हिस्से की सरकार, जिसे संसद ने चुना है, उसने कई लोगों को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उनके पास सही पासपोर्ट या कोई पहचान पत्र नहीं था। काफिला लीबिया में सिरेत शहर तक पहुंचा जो त्रिपोली से 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब पूर्वी सरकार ने उन्हें मिस्र की सीमा की तरफ बढ़ने की इजाज़त नहीं दी तो वो लोग मिसरात लौट गए। उनका प्लान था कि वो मिस्र के सलोम बॉर्डर से रफा बॉर्डर होते हुए गाजा में दाखिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और इजरायल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान से निकाले गए ये छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद आज उन्हें कतर के रास्ते भारत लाया जा रहा है। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हो गई है। इसके बाद एक दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों को ईरान से बाहर निकालने की पुष्टि की थी। दोस्तों, इन छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नोर्दुज चौकी से बसों में निकाला गया। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद है, लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।